एक और बड़ी खबर, इजराइल में ईरान का विध्वंसक हमला हुआ। नेगेव में गिरा ईरान का क्लस्टर बम। इजराइल के नेगेव में जोरदार धमाका। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इजराइल के नेगेव में क्लस्टर बम के जरिए हमला किया गया और उसके बाद बड़ा धमाका होता है। ये देखिए आप। और देखिए ईरान के हमलों से दहला तेल अवीव पर लगातार ईरान का हमला। ईरान ने क्लस्टर बम से यहां पर प्रहार किया है। तेल अवीव में 24 से ज्यादा धमाके हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल में ईरान का क्लस्टर बम से एक और हमला। इजराइल के स्कूल पर ईरान ने हमला किया। रिशॉन लेजियन इलाके में मिसाइल जाकर गिरी है। रात के वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया। ईरानी हमले के वक्त यह स्कूल बंद था। राहत की बात यह है। तो देखिए ईरान का क्लस्टर प्रहार और इजराइल में हुआ है विनाश। खबर क्या है? क्लस्टर बम के अंदर दर्जनों छोटे छोटे बम होते हैं जिनका इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। 7000 मीटर की ऊंचाई पर बम अलग अलग हो जाते हैं। जिस मिसाइल का हम जिक्र भी कर रहे हैं, 8 से 12 किलोमीटर इलाके में फैल जाते हैं ये बम। हर बम में करीब 2.5 किलो 2.5 किलो विस्फोटक होता है। जमीन पर गिरते ही धमाका होता है, विस्फोट होता है। बड़े इलाके में एक साथ धमाके होते हैं। क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर अंतरराष्ट्रीय पाबंदी है, फिर भी यहां इसका इस्तेमाल हो रहा है। भटनागर सर, ये बहुत ही अपने आप में एक रेड लाइन को ब्रीच करने वाली बात है। अब इस वॉर में कौन क्या नियम फॉलो करेगा? अगर ईरान क्लस्टर बम को यूज कर रहा है भटनागर सर, तो सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल को भी एक तरीके से एक रीजन और एक खुला हाथ मिल गया है। वो भी अपने घातक डर्टी बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही रवि। पिछले 3 से 4 दिन में ईरान ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया क्लस्टर बॉम्ब्स का। क्लस्टर बॉम्ब की स्मार्टनेस ये है कि वो 7 किलोमीटर की हाइट पे ही डिस्पर्स हो जाता है और बड़ा एरिया कवर करता है। ईरान को मालूम है उसकी कैपेबिलिटी सरफेस टू सरफेस मिसाइल पहुंचाने की है। वो भी उसमें कुछ ज़्यादा गारंटी नहीं है कि वो एग्जैक्ट टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसलिए वो चाहता है कि जल्दी से उस एरिया में पहुंच के तबाही पहुंचाने के लिए भले ही कम 1 से 2 केजी का बॉम्ब ड्रॉप करे, लेकिन वो बड़े एरिया में ड्रॉप करे। जैसे आपने बताया 7 से 8 किलोमीटर के एरिया में, तो वो उसमें क्या होता है, पिन पॉइंट टारगेट है नहीं, अटैक करने की क्षमता है नहीं, तो वो बड़े एरिया में अटैक करते हैं। उसमें से कई सारी छोटी छोटी बिल्डिंग्स और कई जो ह्यूमन है उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो ये एक तरह से नई लेवल पे ले जा रहा है। जैसे ही ये कैजुअलिटीज़ बढ़ेंगी इजराइल में, ये पलटवार बहुत स्ट्रांग होने वाला, रिस्पांस वहां से बहुत स्ट्रांग आने वाला है इजराइल की तरफ से। बिल्कुल, और यह होता हुआ देख भी रहे हैं सर हम भटनागर सर। और एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इजराइल में अभी ये बड़ी खबर आ रही है। अभी ईरान ने एक और हमले को अंजाम दिया है। इजराइल के नेवातिम बेस पर हमला किया गया है। ईरानी मिसाइल हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, यह हमले का वीडियो। तो ईरान युद्ध को आज 15 दिन हो गया है। हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं और ईरान के सामने 2 ताकतवर मुल्क हैं। बावजूद इसके ईरान इतने दिनों तक कैसे जंग में टिका हुआ है, आइए इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए आप, ईरान का ऑपरेशन डीएमएस है क्या? डीएमएस का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड मोजैक डिफेंस सिस्टम। मकसद क्या है? टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद जो जंग है वो जारी रखना। अब इसकी खासियत आप देखें, पावर नेतृत्व पर केंद्रित नहीं है बल्कि कई लेयर्स में फैली हुई है। हर प्रांत या क्षेत्र में लोकल कमांडर्स को अधिकार दिया गया है कि वो तय करें कि कैसे हमलों को अंजाम देना है। बड़ी बात है क्या है, सेना का एक हिस्सा नष्ट हो जाए तो दूसरा अपने आप काम करता रहेगा। मुख्य सुविधाएं तबाह हो जाए तो भी लड़ाई जारी रहेगी। कम्युनिकेशन कट जाए, कट ऑफ हो जाए तो लोकल यूनिट्स फैसले अपने आप ले सकते हैं। लोकल यूनिट्स को हमला करने का पूरा अधिकार होता है। 3 टारगेट कमांड सिस्टम को तोड़ना, मुश्किल बनाना, जंग को लंबा खींचना ताकि दुश्मन जीत ना पाए और सेना को लंबी जंग के लिए तैयार करना, यह है पूरी तरह से डीएमएस। और यह नुकसान भी हम इस्राइल के अंदर देख रहे हैं। तेल अवीव का सीधे रुख करते हैं। मनीष इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, जिस तरीके से ईरान के जरिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जैसी तबाही हम देख रहे हैं इस वक्त इस्राइल के अंदर, तेल अवीव में बड़ी तबाही मची है। सवाल यह है कि क्या इस्राइल इसके तैयार नहीं था, और अगर तैयार था तो वो क्या तैयारियां नाकाफी थी?
देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, जिस इंटेंसिटी के हमले हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी मुल्क इस स्थिति में है कि वो 100% इन हमलों को रोक ले। और यहाँ भी इजराइल में भी 85 से 90% तक ईरानी मिसाइल और ड्रोन को ये रोक लिया जा रहा है। तो ये एक अच्छा, आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ हो रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज़ हो रहा, तो 10% 15% हमले ऐसे हैं जिसको इंटरसेप्ट करने में कामयाबी नहीं मिलती है। या फिर जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे कल रात में 12 बजे के करीब, और ईरानी मिसाइल के साथ साथ क्लस्टर बम थे। तो अगर उसको हवा में इंटरसेप्ट भी किया जाता है तो फिर उसका मलबा जब नीचे गिरता है या क्लस्टर बम के 80 टुकड़े हो जाते हैं तो वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं भी घट रही है। लेकिन हाँ, इजराइल ने पिछले युद्ध की तुलना में, क्योंकि पिछले साल जून में भी हम लोग यहाँ पर थे जब 12 दिन की जंग हुई थी, उसकी तुलना में इस बार उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है कि वो ईरानी मिसाइलों को रोक पा रहे हैं, या फिर कहें कि ईरानी मिसाइलें उस तरह से नहीं। लेकिन हाँ, चूंकि अब लगातार हमले हो रहे हैं, 44-45 राउंड के हमले हो चुके हैं और एक साथ दर्जनों की संख्या में मिसाइल और ड्रोन आते हैं, तो फिर वैसे में तबाही मचनी भी स्वाभाविक है। अभी और हम और आप जब बात कर रहे हैं, इस वक्त भी हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन भेजे गए हैं नदर्न पार्ट ऑफ इजराइल में। तो लगातार हमले का सिलसिला जारी है। बिल्कुल। और बस उन हमलों जैसा आप कह रहे हैं कि अगर आपको मिस हो गया एक तो फिर इम्पैक्ट तो दिख ही रहा है, पूरी दुनिया तक पहुंचे। एक इम्पैक्ट तो इजराइल के ऊपर दिख ही रहा है, और वो इम्पैक्ट अपने आप में इजराइल के लिए भी हैंडल करना आसान साबित नहीं हो रहा है। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलेंगे। पूर्णिमा जी, अब सवाल यह है कि ट्रंप पे अमेरिका के अंदर कितना ट्रस्ट है? मतलब ट्रंप के दावे, जेडी वेंस के दावे, हर रोज हम नई नई बातें सुन रहे हैं इस वॉर को लेकर। अब खत्म हो गया, अब हम जीत गए, अब हम नुकसान पहुंचाएंगे, अब हम ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे, अमेरिका जीतेगा, ईरान खत्म होगा, लीडरशिप चेंज करे, ये सारी बातें तो आ ही रही हैं। विद इन यूएस ट्रंप कितने रिलायबल हैं आज की तारीख में? इट डिपेंड्स ऑन आप किसको ये क्वेश्चन पूछा। अगर कोई न्यूट्रल है मेरे जैसा, वो सही सच बताएंगे। अगर डेमोक्रेट से वो बोलेंगे ट्रम्प इज़ अ फेलियर, सीधा सीधा बताएंगे। और जो रिपब्लिकन है, मोस्टली मागा जो फैक्शन है, वाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट जो फैक्शन है, सुप्रीमेसिज्म का जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, वो बोलेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप सही है। अनफॉर्चुनेटली डजंट मैटर, ये युद्ध ट्रंप जीत रहा है हार रहा है, उनके लिए ट्रंप जीत रहा है। और इनके हिसाब से उन्होंने बोल भी दिया प्रेसिडेंट ट्रंप के वी वन। तो अगर वो आपको ये कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज भेज रहे, उसके पीछे कारण ये है कि ही वांट्स टू लिटरली फ्लड द जोन्स एंड ही वांट्स टू मेक श्योर ही डोमिनेट्स द न्यूज़ साइकिल। और न्यूज़ साइकिल होती है 24 आवर्स की। आज की बात आप नया न्यूज़ चलाओगे, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाओगे, कल वाला बात आप भूल जाओगे। That's exactly what he wants to bank on. He thinks people are going to forget what he said yesterday. आज के हिसाब से वो आज नैरेटिव कंट्रोल करना चाह रहे हैं। This is exactly what MAGA cares. MAGA doesn't, ये लोग अपना दिमाग नहीं यूज़ करने वाले होते हैं, आप क्वेश्चन नहीं पूछने होते। जो 56 इंच वाली कहानी है ट्रम्प का भी यही कहानी चल रही है यहाँ पे। वो जो कह रहा है वही सच है। वो तो गॉड, वो सिर्फ गॉड नहीं है, गॉड की मैसेंजर नहीं, हो खुद गॉड हो गए अभी। तो अनफॉर्चुनेटली ये वॉर के मैं जैसे देखती हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स हैड ऑलरेडी लॉस्ट इट, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए कोई भी नैरेटिव हो उसको मोड़ चोड़ के बता देंगे वी हैव वॉन। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर आपका यह कहना है पूर्णिमा नाथ जी कि जिस हिसाब से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप डील करते नजर आ रहे, रिपब्लिकन्स में एक बहुत बड़ा फैक्शन है, खासतौर पर जो मागा फैक्शन, जो धड़ा है वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, भले वो फैसला सही हो या फिर गलत हो।